चलो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 का पार्ट 1 मेजर डिस्कशन इज ओवर। ये जो सेकंड पार्ट है ये एक्चुअली देखने में बहुत सिंपल है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां पर बच्चा ज्यादा गलती करता है एग्जाम के अंदर वाइल राइटिंग आंसर, क्योंकि यहां पर क्या है ना, आंसर बहुत सिंपल और जनरल लैंग्वेज है, तो यहां पे चांसेस हैं दैट यू मे एंड अप राइटिंग अ बीकॉम कैटेगरी आंसर। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट इज व्हाई बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। हम स्पेसिफिकली हाईलाइट करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको कैसे 4-5 पॉइंट पिक करके आंसर लिखने का, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना। यहां पर ज्यादा फोकस रहेगा जो इनिशियल फर्स्ट 15-20 पेजेस हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो इस पार्ट में हम हाईलाइट करके डिस्कस करेंगे। चलो कम टू चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 2.3। let's start with a concept called as competitive landscape. if I'm not wrong, recently एक दो अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसका मतलब है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो आपको समझना चाहिए, उसको आपने एनालाइज करना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से स्ट्रेटेजीज चूज कर सकते हैं। मतलब यू शुड नो हु ऑल आर द कॉम्पिटिटर्स, यू शुड नो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दोस कॉम्पिटिटर्स, उनके वीकनेसेस क्या है, उनके करंट सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज क्या है। फिर अगर मैं उन सब कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से एनालाइज करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना मार्केट में गैप किधर है, ऐसा एरिया जो शायद मार्केट में कॉम्पिटिटर भी फोकस नहीं कर पा रहा है। मतलब आई मे बी एबल टू आइडेंटिफाई अ नीश। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक तरीके से कंपटीशन को एनालाइज करने का मैकेनिज्म है, जिससे आपको एक इंडस्ट्री के अंदर ये समझ में आएगा एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो कैसा है और आप शायद सही स्ट्रेटजीज को चूज कर पाएंगे। दैट प्रोसेस और दैट फ्रेमवर्क कैन बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सर इसमें करना क्या है, कुछ आपको स्टेप्स इन्वॉल्व दिए हैं कि नॉर्मली क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो यहां पर सबसे पहले कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब क्या है और फिर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, दोनों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ये ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट पहले भी पूछा है, उसके पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस। मार्क करना, ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक बिजनेस एनालिसिस है। बच्चा सबसे पहले गलती क्या करता है मालूम है क्या? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर। तुम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहे हो। हाँ, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर इज वन स्टेप, बट रिमेंबर द मेन कॉन्सेप्ट इज एनालाइजिंग द कॉम्पिटिशन। एंड उसका एनालिसिस शुरू कैसे करोगे? क्या होता है बेटा, आप जब सेंटेंसेस लिखते हो ना, वो कभी कभी बिल्कुल सेंसेबल होते ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, दो हेडिंग्स को मर्ज कर रहे हो, बट वो लॉजिकल है क्या, ये आपने सोचना चाहिए। तो सर ये बिजनेस एनालिसिस है जिसके अंदर हम फॉलोइंग स्टेप्स अप्लाई करेंगे। क्या क्या स्टेप्स लगाएंगे, जरा नीचे आओ। बट बिफोर वी गो देयर, एक सेंटेंस को मार्क करना। एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस of firms' competition will allow them to assess the competitors' strengths and weaknesses in marketplace, ताकि आप लोग सही स्ट्रेटजीज को चूज कर पाओगे और इंप्लीमेंट कर पाओगे। डोंट यू थिंक मैंने आपको यही तो बोला था कि सर दिस इज नथिंग बट एनालिसिस, जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ढूंढोगे, ताकि इन दोनों के बेसिस के ऊपर सही स्ट्रैटेजी को चूज कर पाओगे। स्ट्रैटेजी चॉइस सही होगा आपका, और उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाओगे। यही पर्पस के लिए आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पढ़ाया जा रहा है। रादर एक बात सुनो, कोई भी एनालिसिस सिंपल होता है। एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन देन मेकिंग अ राइट चॉइस। यहां पर क्या सिचुएशन समझना है कि भाई हमारे पास कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अकॉर्डिंगली मेरे को समझेगा मेरे लिए सही स्ट्रेटजी क्या होगी ताकि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर पाऊं इन कंपैरिजन टू माय कॉम्पिटिटर्स। सर व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? तो आप अगर एग्जाम में लिखेंगे ये क्वेश्चन, तो पहले कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस। एंड इसका फायदा क्या है? सर ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन करने से हमें पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, ताकि हम सही स्ट्रेटजीज को चूज करके इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दैट इज योर पॉइंट नंबर सी। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का, और फिर आएगा स्टेप्स इन्वॉल्व। नीचे आओ, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर। मतलब सर कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, उनके नाम क्या है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, उनके मार्केट शेयर क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए। दूसरा चीज,
अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, वो क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन जनरल। देखो व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सर क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे प्रोवाइड करते हैं, ये थर्ड पॉइंट में कवर होगा। मतलब उनके स्ट्रेंथ्स को आपको ढूंढना पड़ेगा। व्हाट डू दे डू वेल, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट्स दे ऑफर, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह बहुत अच्छा है क्या, एफिशिएंसी बहुत अच्छा है क्या। देखो सर उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या उनको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है या कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, क्या उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आइडियली। मतलब इससे पता चलेगा व्हाट आर दे रियली गुड एट। नंबर 1 वाज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, नंबर 2 वाज अंडरस्टैंड क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में वो डील करता है, एंड थर्ड में उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, फोर्थ में बोलेगा उनके वीकनेसेस क्या है। मतलब मार्केट में उनका रिव्यू अगर खराब है तो क्यों खराब है, किस चीज के लिए खराब है। लेट्स से मे बी सर उनका रिव्यू खराब है आफ्टर सेल सर्विस के लिए, प्रोडक्ट बेचने में वो बहुत अच्छे हैं बट आफ्टर सेल सर्विस अच्छा प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो शायद आपको वहां फोकस करना चाहिए। या सर आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट बनाने में अच्छा है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग करने में अच्छा है, प्रोडक्ट का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बहुत खराब है, जहां पर कस्टमर को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आइडियली। मतलब आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर 15 वर्किंग डेज तक भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली दे आर नॉट गुड एट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इन सबसे पता क्या चलेगा, इन सबसे आपको सब कुछ एक पेपर पे लाओ, ये कॉम्पिटिटर है, ये उनके स्ट्रेंथ्स है, ये उनके वीकनेसेस है, इससे आपको गैप पता चलेगा किधर जरूरत है आपको फोकस करने का। इससे आपको आपके स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मिलेंगे, आपको पता चलेगा आपको कहां दिमाग लगाना चाहिए। देखो पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कौन से गैप्स को आपको फिल करने के बारे में सोचना है। मतलब ऐसा क्या करना चाहिए बिजनेस से इस इंफॉर्मेशन से ताकि वो अपने आप को इंप्रूव कर पाए और उनके वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर पाए। ये सब स्टेप्स आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। स्पेंड 2 मिनट्स, आराम से रीड करो, एक बार इतना अच्छे से रीड करो अगर एग्जाम में आया तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप डिफाइन कर पाओ और 5 स्टेप्स को लिख पाओ। ऐसे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स गो नेक्स्ट। सीधा आओ पेज नंबर 2.7, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। मतलब अगर आपको एक पूरे इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, ये तो छोटा पार्ट था, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन वाला पार्ट था, इन जनरल पूरे इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। मतलब व्हेन आई वांट टू एनालाइज एन एंटायर इंडस्ट्री, व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आई नीड टू कीप इन माइंड सो दैट आई अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। मतलब डोमिनेंट फीचर्स क्या है इस इंडस्ट्री के, एग्जाम में एग्जैक्टली हेडिंग मिलेगा, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। बच्चे का गलती क्या है, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है वही डिफाइन नहीं करता है वो, और आईसीआई एक नंबर कट हो जाता है डायरेक्टली। देखो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड कंपीट करते हैं फॉर द सेम बायर्स। पहले इंडस्ट्री को डिफाइन करो फिर बोलो कि एक इंडस्ट्री को समझने के लिए हमने फॉलोइंग क्वेश्चंस को, फॉलोइंग पैरामीटर्स को दिमाग में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा लिस्ट दिया है, कोई भी 5-6 पॉइंट लिख सकते हो। सुनो, इस इंडस्ट्री का साइज एंड नेचर क्या है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, मार्जिन्स कैसे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को कितना सपोर्ट किया जाता है यहां पर आइडियली। मतलब इन जनरल जस्ट थिंक अबाउट बेसिक क्वेश्चंस एंड यू कैन इंक्लूड एन नंबर ऑफ देम इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। मैं आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करा के दे रहा हूं, बेर मिनिमम अगर आपने वो रीड कर लिए एक बार, आई एम श्योर आप ये आंसर लिख पाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए क्या क्या फीचर्स या क्या क्या एस्पेक्ट्स दिमाग में रखने चाहिए। पहले इंडस्ट्री क्या वो लिखोगे और फिर उन फीचर्स को एक्सप्लेन करोगे। मैं आपको मार्क करके देता हूं मेरे सबसे आसान पॉइंट्स, इजी वाले, A, B,
डी, एफ, एच, एम एंड एन। ये अगर आपने एक बार भी रीड कर लिए, आप आराम से 5 पॉइंट बिना सोचे समझे लिख पाएंगे लॉजिकली। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं। इट्स ऑन पेज नंबर 2.8। मिला आपको? सिंपल लग रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आओ। कैन यू सी नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन? सिंपल सा हेडिंग है। बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में पढ़ा दिया है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए, स्ट्रेंथ्स वीकनेस निकालनी चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, कौन सा वीकेस्ट प्लेयर है, पता होना चाहिए। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, आगे आएगा, याद है? कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एनालाइज करने का मॉडल। बायर्स बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, राइवल सेलर्स, याद है क्या? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, सब आएगा आगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो इधर आओ सीधा, कम टू पेज नंबर 2.10। कैन यू सी? आइडेंटिफाइंग द कंपनीज दैट आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन। यहां पर एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, 2 मिनट के लिए सुनना, आराम से समझ में आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल, 1 मिनट के लिए, बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या बोलता है, मतलब क्या है इस कॉन्सेप्ट का? सर ये एक तरीका है जिससे आप एक पीस ऑफ पेपर पे सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं एक इंडस्ट्री में, उनको प्लॉट करते हो और ये समझते हो कि इस इंडस्ट्री में कहीं गैप है क्या, कोई नीश एरिया बचा है क्या जिसे कोई टारगेट नहीं कर रहा है, या टारगेट कर रहा है तो कम लोग टारगेट कर रहे हैं, जहां पर मैं फोकस कर सकता है बेसिकली। इसीलिए आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग लगाते हो। सिंपल एग्जांपल सुनना। सर एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में मैं कोई भी एग्जांपल एक इंडस्ट्री का नहीं लूंगा, एक सिर्फ थियोरेटिकल सिचुएशन बना रहा हूं। एक इंडस्ट्री में 6 प्लेयर है, देयर आर 6 प्लेयर्स, ठीक है। इस इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 है। क्या है? 100 है। अब मैं ये जो 6 अलग अलग प्लेयर्स है ना, इनको मैं 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग देम इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। सर आपने कैसे डिसाइड किया 1 और 2 साथ में आएंगे, 3 और 4 साथ में आएंगे? सर ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में जो ग्रुपिंग होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन फीचर्स। हो सकता है ये 1 और 2 दोनों के दोनों मास मैन्युफैक्चरर्स हैं, समझ रहे हो मेरा बात? ये डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट लेके जाते ही नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाद में होलसेलर रिटेलर प्रोडक्ट लेके जाते हैं कस्टमर तक। ये 3 और 4 जो है वो प्योरली ऑनलाइन बेचने वाले लोग हैं, ये होलसेल रिटेल से डील नहीं करते, डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। और ये जो 5 और 6 है, ये तो सर एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्राइस चार्ज करने वाले लोग हैं। ये ना कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं एक कस्टमर के लिए। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब सर देयर आर सम लॉजिकल रीजंस जिसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम साथ साथ में कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो हम प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये हमने पैरामीटर्स बनाए। अब इसमें 1 और 2 साथ में डाले क्योंकि वो या तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, 5 और 6 साथ में डाला क्योंकि वो सेम तरीके से प्राइसिंग चार्ज कर रहे होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ग्रुपिंग जो किया जाएगा वो कुछ ना कुछ कॉमन पैरामीटर्स के बेसिस पे किया जाएगा। फिर आप क्या देखोगे, टोटल रेवेन्यू इस इंडस्ट्री का कितना 100 है। मान लो 1 और 2 दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 60% ऑफ द रेवेन्यू, ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10% ऑफ द रेवेन्यू, और ये दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30% ऑफ द रेवेन्यू। तो आप क्या करोगे, एक ग्राफ पेपर पे सर्कल्स बनाओगे, वो सर्कल के अंदर 1 and 2 medium size circle for 5 and 6 and a very small circle for 3 and 4. The size of the circle is representing their market share. Size of the circle is representing their market share. कि 1 और 2 मिलकर के 60% होल्ड कर रहे हैं, 5 और 6 मिलकर के 30% मार्केट शेयर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 3 and 4 10% रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में क्या प्रिफर करने वाले कितने परसेंट लोग हैं। इससे मैं डिसाइड करूंगा मुझे इस कैटेगरी से डील करने का है, इससे डील करने का है, या इससे डील करने का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वेयर डू आई वांट टू एंटर, और या फिर कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और कौन वीकेस्ट है भी पता चलता है। डोंट यू थिंक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एक तरीके से आपको पूरा कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को पेपर पे लेके आ जाएगा ताकि आप सही डिसीजन ले सकते हैं। दिस काइंड ऑफ ग्रुप मैपिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाने का, एग्जाम में आपको स्टेप्स लिखने हैं कैसे स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप बनाया जाता है। 4 स्टेप्स है, पढ़ो उड़ा दो। आ जाओ, कम टू पेज नंबर
2.11 are you there? How a strategic group map is formed. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलग अलग फर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं इन द इंडस्ट्री. सर या तो प्राइस के बेसिस के ऊपर, या क्वालिटी के बेसिस पे, या उनके ज्योग्राफिकल कवरेज के बेसिस पे, या उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो लॉजिक हो सकता है. या सर कितने प्रोडक्ट्स वो डिलीवर कर रहे हैं. सर हो सकता है एक कंपनी एक ही इंडस्ट्री में 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है और एक है सर एक ही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्ट लाइन बहुत कम रहेगा. ये सब एग्जांपल्स है. मतलब बेसिकली ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर जो फर्म्स सेम फैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं उनको साथ में लेके आओ. देखो, प्लॉट द फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. और सर जो फर्म्स सेम स्ट्रेटेजी में फॉल करते हैं उनको सेम ग्रुप असाइन कर दो. जैसे हमने 1 और 2 को एक ग्रुप में डाला, 3 एंड 4 को एक ग्रुप में डाला, 5 एंड 6 को एक ग्रुप में डाला. और सर जो ग्रुप का साइज रहेगा, जो सर्कल का साइज रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उनका कितना मार्केट शेयर है. देखो, ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच ग्रुप एंड द सर्कल्स शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ देयर मार्केट शेयर. यस और नो? दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. इससे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट किधर गैप ऐसा पता चल जाएगा. रियल लाइफ में ये 100% फॉलो होता है. इट्स अ वेरी लॉजिकल स्ट्रेटेजी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो एग्जाम के हिसाब से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है आना चाहिए. इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के डोमिनेंट फीचर्स क्या है मालूम होना चाहिए. तीसरा, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कॉन्सेप्ट क्या और कैसे बनाते हैं ये मालूम होना चाहिए. ठीक है, पक्का, श्योर? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े. 2 कॉन्सेप्ट और हैं. एक है की सक्सेस फैक्टर, एक है ट्रिगर्स ऑफ चेंज. क्या है? की सक्सेस फैक्टर, दूसरा है ट्रिगर्स ऑफ चेंज. सबसे पहले जाते हैं की सक्सेस फैक्टर्स के पास में. 2.12 व्हाट आर की सक्सेस फैक्टर्स. सुनो मेरा बात. हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना एक कंपनी उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है. मतलब फूड इंडस्ट्री का बात कर लो, प्राइस, क्वालिटी ऑफ योर फूड, टेस्ट ऑफ योर फूड, एम्बियंस, मतलब ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स जो बहुत एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं. अच्छा, जरूरी नहीं है एक ही फैक्टर सक्सेस फैक्टर होगा. देयर कैन बी मल्टीपल की सक्सेस फैक्टर्स, मतलब देयर कैन बी 2 और 3 की सक्सेस फैक्टर्स फॉर एवरी इंडस्ट्री. सर कैसे डिसाइड करेंगे ये फैक्टर की सक्सेस फैक्टर है? सिंपल है. अगर आप एक इंडस्ट्री के 3 पेयर को कंपेयर करते हो, अगर एक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो क्यों सक्सेसफुल है, कस्टमर उसका प्रोडक्ट प्रीफर क्यों करते हैं, अगर आपको उसका आंसर मिल गया तो पता चल जाएगा व्हाई आर दे सक्सेसफुल. दैट व्हाई का आंसर इज नथिंग बट की सक्सेस फैक्टर्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है भाई, व्हाई वुड अ कस्टमर पिक अ ब्रांड ओवर अनदर ब्रांड? इफ यू कैन गेट द आंसर टू दैट क्वेश्चन, दैट मींस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स फॉर दिस इंडस्ट्री. फिर सर उनको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. और ध्यान रखना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी भी वेरी कर सकता है. हो सकता है एक इंडस्ट्री में मल्टीपल की सक्सेस फैक्टर्स रहे, बट रेयरली 2 या 3 से ज्यादा रहेंगे. एग्जाम में क्या लिखोगे, ढंग से सुनना. पॉइंट नंबर सी इंपॉर्टेंट है. Sir, answer to these questions will help you in identifying key success factor. मतलब on what basis customer choose between competing brands. फिर सर ऐसा क्या है सेलर के पास में जिससे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल तरीके से अचीव कर पा रहा है. सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एज है आपका अगेंस्ट कॉम्पिटिटर, बट नॉट जस्ट फॉर 1 year. You have an edge for years. So you have this strong position not just for 1 or 2 year. ये सस्टेनेबल है, मतलब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने अचीव किया. कैसे अचीव किया, उसका जो आंसर है दैट इज नथिंग बट की सक्सेस फैक्टर. देखो नीचे आओ. सर की सक्सेस फैक्टर्स विल वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड टाइम टू टाइम. बट सर रेयरली एक इंडस्ट्री में 3 या उससे ज्यादा, 3 या 4 से ज्यादा की सक्सेस फैक्टर रहेंगे. नॉर्मली 2, 3 या 4 तक की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं. आपको एग्जाम में की सक्सेस फैक्टर क्या है, कैसे डिसाइड करोगे की सक्सेस फैक्टर है. फिर सर इंडस्ट्री में वेरी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, एंड सर 3 से 4 हो सकते हैं. ये पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए आपका काम हो जाएगा. मतलब पॉइंट नंबर ई, एफ, सी एंड ए में फर्स्ट लाइन, दोज थिंग्स विच अफेक्ट्स द इंडस्ट्री मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे आपके एबिलिटी टू ग्रो को. डेफिनेशन हो गया. कैसे डिसाइड करोगे, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है और 3 या 4 से ज्यादा नॉर्मली नहीं होता है. की सक्सेस फैक्टर मालूम होना चाहिए. देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब तक स्पेसिफिक पॉइंट्स पिक नहीं करोगे ना, आंसर 4 मार्क के लिए लिखना चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा. थोड़ा इसलिए केयरफुल रहना. मैं रादर एक पूरा सेशन इसके लिए क्रिएट किया है क्योंकि मुझे मालूम है बच्चा शायद गिव अप कर देता है इस पार्ट में जल्दी, तो थोड़ा आपको फोकस रखना चाहिए.
देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगर्स ऑफ चेंज। कुछ ऐसे डोमिनेंट फोर्सेस जो ना एक इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट बदलाव लेके आते हैं। कम टू पेज नंबर 2.9 ट्रिगर्स ऑफ चेंज। मतलब हर इंडस्ट्री में आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आता है जो ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। सबसे आसान एग्जांपल, इंटरनेट हैज ट्रिगर्ड अ चेंज इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो सर इसके लिए वर्ड यूज किया उन्होंने डोमिनेंट फोर्स या ड्राइविंग फोर्स। कैन यू सी द वर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। सर ये वो डोमिनेंट फोर्सेस हैं जो एक सिग्निफिकेंट बदलाव लेके आते हैं पूरे इंडस्ट्री में, एंड दे हैव अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इंफ्लुएंस ऑन द इंडस्ट्री। तो पॉइंट नंबर डी को मार्क करना, व्हाट इज अ ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स आर दोज फैक्टर्स विच ब्रिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इंफ्लुएंस और अ चेंज इन द इंडस्ट्री। मतलब सर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका ही सिग्निफिकेंटली बदल जाता है बिकॉज ऑफ अ ट्रिगर, बिकॉज ऑफ अ फैक्टर। सर ये क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं? व्हाट कैन बी दीज ट्रिगर्स, व्हाट कैन बी दीज ड्राइविंग फैक्टर्स? नीचे आओ, पॉइंट नंबर एफ, द मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस। लिस्ट देखो, सबसे पहला इंटरनेट, दैट इज न्यू ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबलाइजेशन। It's no more that you are just part of a country. You can sell a product to anywhere in the world except North Korea. Product innovation, market innovation. कोई नया फर्म एंटर होता है या एग्जिट होता है, ये फॉर्म्स लिखा है, ये फर्म्स है। जियो इज एन एग्जाम्पल। समझ रहे हो मेरा बात? सो आई एम ट्राइंग टू से दीज आर सर्टेन ट्रिगर्स और एग्जाम्पल ऑफ ट्रिगर्स हाउ दे कैन इंपैक्ट एन इंडस्ट्री परमानेंटली। सर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ये ट्रिगर्स क्या क्या है, फिर इन ट्रिगर्स को एनालाइज करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इन ट्रिगर्स का इंपैक्ट इस इंडस्ट्री पे कैसा आएगा। सर ये किधर लिखा है? ऊपर पॉइंट नंबर ई में लिखा है, देखो, एनालाइजिंग द ड्राइविंग फोर्स हैज 2 स्टेप्स। आइडेंटिफाई करो क्या ड्राइविंग फोर्सेस है और सोचो इनका इंपैक्ट इंडस्ट्री पे क्या आने वाला है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज को बना सकते हो। तो आपको एग्जाम में क्या करने का है? पॉइंट नंबर डी, ई एंड एफ इतना ही पढ़ के रखा तो बहुत हो गया। Even if it's a 4-mark question, driving force are those dominant forces जो biggest possible influence लेके आते हैं for a long term in case of an industry। हमको सर ढूंढने पड़ेंगे ऐसे driving forces क्या क्या है और उनका क्या क्या impact आ सकता है, इसको evaluate करना पड़ेगा। सर normally driving forces जो generally impact करते हैं industries को, example 1 2 3 4, आंसर डन। वापस से क्या क्या पढ़ा? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री के डोमिनेंट फीचर्स क्या है, समझ रहे हो मेरा बात, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है, की सक्सेस फैक्टर क्या है, ड्राइविंग फोर्सेस क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है। समझ में आया क्या? देखो आप इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना तो हर एक क्वेश्चन को आप सही में पढ़ पाओगे। क्लियर है? एक आखिरी चीज, कम टू पेज नंबर, एक डायग्राम रहेगा 2.7 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एनालिसिस। कुछ नहीं, बहुत इजी है ये, देखो, कैन यू सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। ये बेसिकली क्या बोल रहा है मालूम है क्या? ये स्ट्रेटेजी एनालिसिस हियर रिप्रेजेंट्स नथिंग बट योर करंट सिचुएशन एनालिसिस। कि आज आपका इंटरनल एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो। एक काम करो, इंटरनल के बाजू में लिख लो आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एक्सटर्नल के बाजू में लिख दो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो आपको बोल रहा है इंटरनली भी एनालाइज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करो। इंटरनल से आपके स्ट्रेंथ वीकनेस मिलेंगे, एक्सटर्नल से आपके अपॉर्चुनिटी थ्रेट मिलेंगे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है तुम इसके बाद में सही स्ट्रेटजी चूज कर सकते हो। आप एसओ अचीव करना चाहोगे, अरे हाँ या ना, जहां पर वीकनेस उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहोगे। सो आफ्टर एनालाइजिंग योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स, आप सही स्ट्रेटजी को चूज करोगे, उस स्ट्रेटजी को बनाओगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। तो स्टेप सिंपल है, बट ये इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या क्या आता है ये हमको डिस्कस करना है। देखो एक काम करो, आउटकम पढ़ लो। आउटकम क्या है? देखो, इंटरनल एनालिसिस के बाद में क्या आएगा? आपको आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगा। एक्सटर्नल का आउटकम क्या है? आपको आपके अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पता चलेंगे। इससे आप क्या करोगे? सही स्ट्रेटजी को ढूंढोगे, उसे सेलेक्ट करोगे, उसे इंप्लीमेंट करोगे और रेगुलरली मॉनिटर करते जाओगे। मतलब है पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही। हाँ, बट इंटरनल एनालिसिस में क्या आता है और एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कम टू इंटरनल एनालिसिस। सबसे पहले अपना खुद का एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। मतलब आपका आज तक का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा है,
रेवेन्यू का नंबर कैसा रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसा रहा है, एचआर कैसा है आपका. डोंट यू थिंक इट्स मोर लाइक आज तक का हमारा करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, हमारा परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर रहे हो. फिर क्या बोल रहा है, देखो सर साथ साथ में ये भी देखो आपके जो करंट स्ट्रेटेजीज हैं, जो आज तक पास्ट में आपने फॉलो की है, जो आप आज फॉलो कर रहे हो, वो किस चीज से इंपैक्ट हो रही है. डिटर्मिनेंट एनालिसिस का मतलब है पास्ट एंड करंट स्ट्रेटेजीज किस किस से इंफ्लुएंस होकर आई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज आपने फेस किए हैं, क्या क्या अच्छी चीजें आपने अचीव की हैं. देखो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड, व्हाट ऑल कैपेबिलिटीज यू हैव आइडेंटिफाइड. आपके बॉटम लाइन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, ये आप ढूंढने का ट्राई कर रहे हो. मतलब आपका परफॉर्मेंस एंड आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर बैड एट, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज जिससे आपको एज मिल रहा है, व्हाट आर योर वीकनेसेस जिससे आप पीछे रह रहे हो. ये सब कुछ इंटरनल एनालिसिस में आएगा. अब सर एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है. सो मार्क द वर्ड्स, कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, पूरा इंडस्ट्री दैट इज अ मार्केट एनालिसिस, एंड ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस. बॉटम लाइन दिस इज योर पेस्टल एनालिसिस अगर आप मुझे पूछोगे तो. बट पेस्टल के साथ में यहां पर माइक्रो एलिमेंट्स भी है. पेस्टल वाज ओनली मैक्रो, बीसीके याद है क्या, बीसीके इंटरनल एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो दोनों थे, तो जो पहले दो है कस्टमर कॉम्पिटिटर वो माइक्रो है, और मार्केट और एनवायरमेंटल इज मैक्रो, अगर याद आया तो. ये सेम एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बीसीके में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में. सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है. इसीलिए नॉर्मली नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे कवर हो चुका है, बट है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, इसलिए पता होने चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड दिस. अब एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार पूछा है आईसीआई ने. व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल. अच्छा, पेज नंबर 2.18 पे आओ. डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है. कुछ नहीं इसमें, पर ये एग्जाम में समझेंगे नहीं क्वेश्चन. 2.18 अरे तुम्हारा सिलेबस का समरी है. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, और लास्ट में एक नया ऐड किया है. कौन सा, ग्लोबल स्ट्रेटेजी. इसीलिए अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग ग्लोबल. पेज नंबर 2.19 के नेक्स्ट है 2.20 ग्लोबलाइजेशन. यहां पे सबसे पहले पढ़ाएगा व्हाट इज एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. याद है क्या, एमएनसी के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. सर दे हैव कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, दे हैव प्रेजेंट्स इन मल्टीपल नेशंस, मतलब कॉन्ग्लोमेरेट होता है, एंड उनकी स्ट्रेटेजी भी कॉमन होती है. मैकडॉनल्ड्स वाला इंसान आज भी येलो पेंट किया हुआ है, चाहे वो यूएसए या इंडिया में. समझ रहे हो मेरे बात. तो इट्स सिंपल, रिसोर्सेस सबके कॉमन रहते हैं, स्ट्रेटेजी कॉमन रहता है, एंड दे हैव अ प्रेजेंस अक्रॉस ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स. दैट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट एंटिटी. तो सर व्हाट इज अ ग्लोबल कंपनी, इसको मार्क करो. अ ग्लोबल कंपनी हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, इट हैज कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, एंड दे जनरली हैव अ कॉमन स्ट्रेटेजी. आपके लिए एकमात्र मेमोरी टेक्निक सीसीसी. ठीक है. अब आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाई डू कंपनीज वांट टू गो ग्लोबल. बिफोर आई टॉक अबाउट द आंसर, प्लीज अंडरस्टैंड, आई नो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. इसको एग्जाम में तो पूछना पाप है, मैं जानता हूं, बट उससे बड़ा पाप क्या है जो तुम लिख के आते हो. बच्चे का आंसर मालूम क्या है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. मतलब जो उनके आंसर के आसपास भी नहीं है बेटा, वो आपके विचार नहीं पूछ रहे हैं. प्लीज समझो मेरा बात, ये एग्जाम है, वो आपको बुक में क्या लिखा है वो पूछ रहा है. ट्राई टू स्टिक टू व्हाट दे से. प्लीज अंडरस्टैंड, आई नो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट. आपको बहुत नॉलेज है, आप चाहते हो मेरा ज्ञान भी मिले लोगों को. वेट फॉर इट. डू यू गेट माई पॉइंट. डोंट ट्राई टू डू दिस इन द आंसर. मेरे को इतने खतरनाक आंसर्स पढ़ने को मिले ना, ये वो क्वेश्चन है. मैंने इतने जो आपने सर्टिफिकेट कॉपीज आते हैं ना, जब बच्चों के ये क्वेश्चन का आंसर देखा ना, सही में आंखों से आंसू ही आ जाते हैं. मतलब वो बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि तू जो लिख रहा है ना और आईसीआई जो उम्मीद कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा गैप है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ऐसे क्वेश्चंस में यार ट्राई करो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने का. जितना याद आ रहा है मॉड्यूल से उतना लिखो, जब कुछ याद नहीं आ रहा है तो अपने हिसाब से लिखो.
छोड़ो मत, आई अंडरस्टैंड दैट। और अगर फिर कुछ भी नहीं करे हो तो कुछ भी नंबर एक्सपेक्ट भी मत करो, फिर ये आर्गुमेंट मत करो आईसीआई ने मुझे 4 में से 1 नंबर दिया, अरे तुझे एक भी पॉइंट मैच ही नहीं होता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो इनके सबसे पहला, व्हाई डू कंपनीज वांट टू गो ग्लोबल? दे वांट टू ग्रो। फर्स्ट पॉइंट देखो, अरे आसान है, उनके हिसाब से सोचो ना यार, मतलब तुम जनरल डिस्कशन करो मत, तुम थिंक लाइक व्हाट आईसीआई वांट्स यू टू थिंक। देखो नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, नीड टू ग्रो। अगर तुमने लिखा ना 1 नंबर मिलता है, जब आसानी से नंबर मिल रहा है तो काहे को होशियारी कर रहे हो फालतू में। दूसरा चीज, सर हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है सैचुरेट हो गए होंगे। अरे हाँ या ना, डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो गए और हमको लगता है कि सर अब ना वो जो टाइम और डिस्टेंस का प्रॉब्लम है दैट इज ओवर। वंस अपॉन अ टाइम यहां से यूएस कम्युनिकेट करना यूज्ड टू बी चैलेंजिंग, नाउ देयर इज अ सिग्निफिकेंट श्रिंकेज ऑफ दिस टाइम एंड डिस्टेंस के कंस्ट्रेंट्स। अब ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं। देखो, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। व्हाई? बिकॉज ऑफ फास्टर कम्युनिकेशन, easy transportation, financial flows are increasing significantly, technological बदलाव सब जगह पे है। Don't you think it is actually motivating to go global? Number 1, you want to grow. Number 2, टाइम और डिस्टेंस का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया है। तीसरा चीज, सर मेरे को मालूम है मैं मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंट्री में जाके कर सकता है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चीपर है, लेबर वहां सस्ता अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं वहां पे जाकर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दूं। दैट इज व्हाई आई वांट टू गो ग्लोबल। देखो सर, there may be other reasons, need for reliable or cheaper sources of raw material and cheap labor। और आसान वर्ड्स है यार, मतलब चैलेंजिंग भी नहीं है ये आंसर। दर्द ये सिंपल चीज में तुम गलती करते हो। फिर मैंने बोला था ना तुमको, सर हमारा डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो गया। देखो, नो, द डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट एंड रिच, मतलब खत्म हो गया मार्केट में डिमांड। यहां पे हमको अगर नया नंबर चाहिए तो यहां से नहीं मिल सकता है। समझ में आया क्या आपको? प्लस एक जमाने में दुनिया में ट्रेड बैरियर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया के लिए लोग अभी यूएस के अंदर यूरोप में क्रिएट कर रहे हैं, बट डोंट यू थिंक ग्लोबली कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स खत्म कर रही है? अगले पेज पे आओ, देखो, रियल कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, increased privatization of all manufacturing and service sectors, there is less government interference everywhere. Don't you think it's supportive to globalization? That means you should try to think go global. ठीक है, एक पॉइंट और पिक कर लो, चलो लास्ट। When exporting organizations find foreign markets to open up or grow big, they may naturally look at overseas manufacturing plant and sales branches to generate higher sales and better cash flows। मतलब जो आज तक एक्सपोर्ट करते आए थे, फॉर एग्जाम्पल कार कोरिया में बना के इंडिया भेज रहे थे, अब लगता है क्यों ना इधर ही बनाकर इधर ही भेज दें। Do you get my point? That is why they would want to increase their presence geographically in multiple locations. Writing a 4 या 5 point is not a difficult job. It's just that एग्जाम के एक दिन पहले तुमको शांति से पढ़ने का है, तुमको ये चीजों को, ये पेजेस को स्किप नहीं करना है। प्लीज मेरा बात समझो, लास्ट डे तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे इतना ही पढ़ना है, पर उतना अच्छे से पढ़ना है ताकि मेरे लैंग्वेज इससे करीब रहे। लास्ट डे अगर तुम होशियारी दिखाओगे ना मैंने बहुत पढ़ लिया है, मेरे को लास्ट डे ये नहीं पढ़ने का जरूरत है, तो तुम गलती करके आएगा और तुम कुछ भी लिख करके आएगा, वो आपको नहीं करने का है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल। अब यहां से आगे पोर्टफोलियो एनालिसिस है, तो इसकी जो आगे का पार्ट था उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग टोज मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा की सक्सेस फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री एंड उसके डोमिनेंट फीचर्स इंपॉर्टेंट है, एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इंपॉर्टेंट है। सर एक काम करो, सब बोल दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में लिटरली आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है। अंडरस्टैंड, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि रिवीजन तो ढंग से कर लो ताकि एटलीस्ट कुछ भी आए तो क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत ना पड़े। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? एक लास्ट कॉन्सेप्ट, बट एक्चुअली अभी पढ़ सकते हैं, चलो एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद में कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं लास्ट के चैप्टर के अंदर मर्ज कर दूंगा, ठीक है? सो एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। एक जमाने में आईसीआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। पेज नंबर 2.39, वैल्यू चेन एनालिसिस। व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? ये बोलता है व्हेन यू लुक एट अ कंपनी, डोंट थिंक दैट कंपनी इज जस्ट some people, machinery and some money. That's how we all look, I understand. But वो बोल रहे हैं ऐसा मत सोचो। एक कंपनी के बारे में जब सोचना है तो एक काम करो, अपने अंडरस्टैंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करो। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं एंड कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज होते हैं।
अब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बात करोगे तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज, कोर एक्टिविटीज क्या है? सुनो, मैं मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेकर के आएगा, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स के अंदर, दैट इज माय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, ऑपरेशंस वाला पार्ट आ गया। फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा ये मेरे कस्टमर तक लेके जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यस और नो। साथ साथ में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अरे हाँ या ना, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो जरा नीचे आओ, प्राइमरी एक्टिविटीज को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस दैट इज कन्वर्टिंग योर रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स दैट इज फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाना, कस्टमर को बेचने के लिए मार्केटिंग एंड सेल्स करना, एंड सर्विस हियर रिप्रेजेंट्स आफ्टर सेल सर्विस, मतलब इंस्टॉलेशन में हेल्प करना, वारंटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको इंप्रूव करना। दीज आर योर प्राइमरी एक्टिविटीज। वो क्या बता रहे हैं, अपने बिजनेस के एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करो, और वैल्यू एडिशन जो है ना वो हर जगह। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है, अगर आपको सही में अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करना है तो आपको वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे करना पड़ेगा। सो यू शुड नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस। सो दिस इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, एंड देन वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज। सर व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज? सर सेकेंडरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच हेल्प एवरी प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब वो ऐसी एक्टिविटीज है जो हर प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करेगा। मतलब अब एक बात सोचो, डोंट यू थिंक infrastructure is required for all these 5? Yes or no? Technology is required for all these 5. People will be required for all these 5. Yes or no? So इसीलिए क्या बोल रहा है, secondary activities are going to support your primary activity. डायग्राम देखो, देखो क्या बता रहा है, ये आपके प्राइमरी, ये 5, इसलिए उनको हॉरिजॉन्टल रखा है। बट ये पांचों के पांचों, कैन आई से, दे नीड हेल्प ऑफ these 4 secondary activities. Now what are these 4 secondary activity? Your infrastructure, your human resource management, your technology development, and a word which you will get confused, procurement is not getting raw, मतलब मैं फर्नीचर बनाता है, वुड लेके आया, समझ रहे हो मेरा बात तुम, it is not procurement, ये तुम्हारे कॉस्टिंग में प्रोक्योरमेंट है। यहां प्रोक्योरमेंट इज एनी इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग करने का है, मार्केटिंग करने के लिए भी मुझे लेट्स से एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स वगैरह चाहिए, वो लेकर के आया, ये भी प्रोक्योरमेंट है। सही लोगों को लेके आया, वो भी प्रोक्योरमेंट है। तो प्रोक्योरमेंट हियर इज इनपुट टू ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। प्रोक्योरमेंट हियर रिप्रेजेंट इनपुट फॉर ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। ये सिर्फ फिनिश गुड्स बनाने वाला रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ गया। ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी के लिए जो भी इनपुट्स आपको लगेंगे। सुनो, ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसके लिए लोग लगेंगे, वो भी इनडायरेक्टली आपके प्रोक्योरमेंट के अंदर आते हैं। एजेंसीज विल बी प्रोक्योरमेंट हियर फॉर यू। सो प्रोक्योरमेंट हियर रिप्रेजेंट्स getting inputs for all your primary activities. Don't you think primary and secondary activity both go hand in hand? तब जाकर के वैल्यू एडिशन होगा। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या है? ऊपर आओ, पेज नंबर 2.39। सर, इट इज अ वाइडली यूज्ड टर्म टू डिस्क्राइब कि कैसे एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन आपके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में रिजल्ट होते हैं। मतलब हमें देखना पड़ेगा दैट कंपनी इज नॉट जस्ट अ मशीन, मैन या मैन पावर या रॉ मटेरियल का कलेक्शन। इट इज मोर देन दैट। यू हैव टू क्रिएट सो मच वैल्यू दैट आप इस डेफिनेशन में फिट होते हैं। किस डेफिनेशन में? इधर आओ, लुक एट दिस डायग्राम। सर डायग्राम देखो, अगर तुम्हारा कॉस्ट है 100 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100 रुपए, लास्ट पेज पे डायग्राम रहेगा। तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100 रुपए, तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 150। तो जब एक कस्टमर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है ना, उसको फीलिंग आना चाहिए कि जो वैल्यू उसको मिला है दैट इज मोर देन 150, 180। कहना इसे कब होगा? जब आप प्राइमरी सेकेंडरी हर एक्टिविटी को रिलेट करते हैं और वैल्यू चेन एनालिसिस पे फोकस करते हैं, तब जाके वैल्यू क्रिएशन होता है। बेसिकली देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज वैल्यू कॉन्शियस बायर। आई एम रेडी टू पे 150, पर मेरे को वैल्यू से ज्यादा मिलना चाहिए। आई एम रेडी टू पे 200, बट वैल्यू से ज्यादा मिलना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज वैल्यू कॉन्शियस बायर। उसके लिए वैल्यू चेन एनालिसिस कॉन्सेप्ट बना करके आपको दिया है। मतलब डोंट रिकॉग्नाइज द कंपनी जस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ मशीन एंड मैन और मनी। डू यू गेट माई पॉइंट? इट्स मोर एंड फार बियॉन्ड दैट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू चेन एनालिसिस। एग्जाम के सबसे प्राइमरी एक्टिविटी, अंदर कंटेंट बहुत सिंपल है। क्या है? 5, इनबाउंड, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड लास्ट वाज आफ्टर सेल सर्विसेज।
What are your secondary activities? Procurement of all the inputs for all your primary activities, technological development, firm का infrastructure, and human resource management. All four collectively are called as secondary activity. They all are required to help all other primary activities. Do you understand value chain analysis? ये काफी कॉमन क्वेश्चन था एक जमाने के अंदर. आजकल ज्यादा फोकस दो अदर कॉन्सेप्ट पे होता है जिसको हम एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे आफ्टर फिनिशिंग अदर चैप्टर्स. कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. ये चीजें तब समझेगी जब आपको आगे के चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग और बेटर आएगा. बट अदर देन दीज टू कॉन्सेप्ट्स, मेजर कवरेज ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज एब्सोल्युटली डन. कंफर्टेबल? आई नो बहुत डिटेल में सब कुछ ट्राई किया कवर करने का, मेजोरिटी पार्ट को. थोड़ा क्विक भी था बिकॉज रिवीजन सेशन है, लॉजिक है उसका क्लियरली. हम एक एक चीज के ऊपर 1 घंटे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं. बट आई होप इट वाज हेल्पफुल. सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू गाइस.